Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह और आज हम उपस्थित हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के भाग 2 में। और आज हमारे साथ हैं नेहा सिंह जो इस विषय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा सिंह। मुझे बचपन से एक क्वेश्चन था कि ये जो आकाश है, आकाश के ऊपर भी कुछ है, तो वो क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, वो हमें पता कैसे चला कि हाँ आकाश के ऊपर भी कुछ है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, कब पता चला हमें। मैंने स्कूल में कुछ पढ़ा था उसके ब्रह्मांड के बारे में, लेकिन उतनी जानकारी नहीं है मुझे उसके बारे में, इसलिए मैं आज विस्तार से इसके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी जो जानकारी है वो है कि महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु है तथा उसकी सबसे बड़ी इच्छा ब्रह्मांड की व्याख्या करना है। ब्रह्मांड का विकास इस प्रकार से हुआ है कि समय के साथ इसमें ऐसे जीव जैसे मनुष्य उपजे जो अपनी उत्पत्ति के रहस्य को जानने में समर्थ थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, क्या यह सदैव से अस्तित्व में था या उसका कोई प्रारंभ भी था, इसकी उत्पत्ति से पूर्व क्या था, क्या इसका कोई जन्मदाता भी है, यदि ब्रह्मांड का कोई जन्मदाता है तो पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ या उसके जन्मदाता का, यदि पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसके जन्म से पहले उसका जन्मदाता कहाँ से आया, इस विराट ब्रह्मांड की मूल संरचना कैसी है। हाँ नेहा जी, ये सब कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न है जो हर किसी के मन में आता है और इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए, जितना भी बताया जाए वह कम है। ऐसा नहीं है कि हम जो बताएंगे वह आपके मन की जिज्ञासा को शांत कर ही सके, पर कोशिश रहेगी कि ब्रह्मांड के संबंध में जो हमारी जानकारी है वह आपके जिज्ञासा को अधिकतम शांत करने की हो। तो प्रासंगिक प्रश्नों के बारे में जब हम जानते हैं तो यह पाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इन मूलभूत प्रश्नों में अन्य जो भी व्यक्ति हैं, जैसे कि धर्माचार्य, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सबकी इसमें दिलचस्पी रही है। इन प्रश्नों के उत्तर सीमित अवलोकनों, अलंकारिक उदाहरणों, मिथकों, रूपकों एवं आख्यानों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास सभी प्राचीन सभ्यताओं या धर्मों के आधार पर किया गया है। अधिकांश धर्मों में ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी की गई है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्या-क्या रहस्य हैं? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की विचारधारा का वर्णन ऋग्वेद के एक सृजन स्रोत से मिलती है जिसे नासदीय सूक्त कहते हैं। यह सूक्त वैदिक सोच की पराकाष्ठा को दर्शाती है। इसमें वैदिक ऋषि कह रहे हैं कि प्रलय काल में पंच महाभूत सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और न ही असत का अस्तित्व था। उस समय भूलोक, अंतरिक्ष तथा अंतरिक्ष से परे अन्य लोक नहीं थे। सबको आच्छादित करने वाले ब्रह्मांड भी नहीं थे। किसका स्थान कहाँ था, अगाध और गंभीर जल का भी अस्तित्व कहाँ था। हिंदू धर्म में जितना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रकाश डाला है उतना अन्य किसी धर्म में शायद ही बताया हो। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से यह प्रतीत होता है कि एक नियत समय पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, मगर हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की विचारधाराएं विरोधाभासी है, क्योंकि वेदों पुराणों में जो आख्यान मिलते हैं
हैं उनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले के भी आख्यान है, इसके खत्म होने के बाद के भी। इसीलिए हिंदू धर्म में मानते हैं कि ब्रह्मांड अनादि अनंत है, इसका न कोई शुरुआत है और न ही अंत। इसमें सृष्टि सृजन से पहले की भी कहानी होगी और अंत होने के बाद की भी। इसीलिए इसे कोई समय से बांधा नहीं जा सकता। यह सृष्टि सृजन समय से परे है। दूसरी तरफ यहूदी, इस्लाम, ईसाई एवं अन्य कई धर्मों के लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड की आवश्यक रूप से एक शुरुआत होनी चाहिए। इनका मानना है कि दुनिया एक दिन शुरू हुई थी और एक दिन खत्म हो जाएगी। इसे बाइबल में एपोकलिप्स कहा गया है। वहीं अरस्तु एवं अन्य यूनानी दार्शनिकों की धारणा थी कि यह संसार सदैव से अस्तित्व में था तथा सदैव ही अस्तित्व में रहेगा। अब आते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। इस चुनौती को स्वीकार करने में वैज्ञानिक हाल ही में समर्थ हुए हैं। पिछली सदी के दौरान वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप अनेक मनोमुग्धकारी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो सृष्टि सृजन को समझाने का प्रयास करते हैं। इन वैज्ञानिकों सिद्धांतों पर चर्चा करने से पहले आइए प्रारंभिक खगोलिकी के रोमांचक सफर पर एक नजर डालते हैं। खगोल शास्त्र की शुरुआती अवधारणाएं दो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिकों प्लेटो और अरस्तु ने ब्रह्मांड की प्रकृति से संबंधित ऐसे विचार रखे जो 2000 से भी अधिक वर्षों तक कायम रहे। अरस्तु ने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी विश्व ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर है तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। अरस्तु के इसी विचार को आधार बनाकर दूसरी शताब्दी में टॉलेमी द्वारा ब्रह्मांड का भूकेंद्रीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। हालांकि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और खगोल स्थिर है। उनकी यह मान्यता पौराणिक धारणा के विपरीत थी, इसलिए बाद के खगोल शास्त्रियों ने उनकी इस सही मान्यता को स्वीकार नहीं किया। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जब दूराग्रही के वेदांतुओं द्वारा आर्यभट्ट की इस मान्यता का विरोध किया जा रहा था, तब यूरोप में निकोलस कोपरनिकस सूर्य केंद्रीय मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे। कोपरनिकस द्वारा एक आसान मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसमें यह बताया गया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे आर्यभट्ट ने यह जरूर बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, परंतु वे यह नहीं बता पाए थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पूरे विश्व में टोलेमी और कोपरनिकस का बोलबाला था। जिस समय कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय मॉडल को प्रस्तुत किया था, उस समय टोलेमी और अरस्तु के मॉडल को भी धार्मिक रूप से अपना लिया गया था। इसलिए चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को प्रचारित तथा प्रसारित करने पर रोक लगा दिया। बाद में किसी तरह एक रोमन प्रचारक जोर्दानो ब्रूनो को कोपरनिकस के सिद्धांत के बारे में पता चला। उसने कोपरनिकस के मॉडल का अध्ययन किया तथा समर्थन भी। ब्रूनो द्वारा कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन रोमन धर्म के न्यायाधिकरण को धर्म विरुद्ध नजर आया। इसलिए उन्होंने ब्रूनो को रोम में जिंदा जला दिया। कोपरनिकस और ब्रूनो के बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में खगोलिकी के क्षेत्र में अनेक खोजें हुई। जर्मनी के जोहान्स केपलर ने ग्रहों के गतियों का सही स्पष्टीकरण अपने 3 नियमों के आधार पर प्रस्तुत किया। इटली के वैज्ञानिकों ने भी, जिसमें गैलीलियो का नाम सबसे ऊपर आता है, गैलीलियो ने दूरबीन का उपयोग खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किया तथा महत्वपूर्ण खोजें की।
इस क्रम में अगला नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का आता है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसने इस खोज से इस स्थिति को समझने में काफी मदद मिली। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें आकाश में न तो फैलाव दिखाई पड़ता है और न ही सिकुड़न। तब हम उस स्थिति में आकाश को स्थिर आकाश कह सकते हैं। इस स्थिति में कोई भी विचारशील व्यक्ति यही मानेगा कि ब्रह्मांड का आकार सीमित है तथा इसका कुल द्रव्यमान भी निश्चित है। इसीलिए ब्रह्मांड समय के साथ अपरिवर्तित स्थिर होता है। ऐसी ही अवधारणा फैली हुई थी। अब वैज्ञानिकों का मत लेते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी पहले यही मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर, शाश्वत एवं सीमित है। मतलब उनका यह मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा रहा है और सदैव ही ऐसा रहेगा। यद्यपि आइंस्टाइन के ही सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से यह स्पष्ट हो रहा था कि दीर्घकाल या तो सिकुड़ेगा या फिर फैलेगा, मगर स्थिर नहीं रहेगा। आइंस्टाइन को अपने ही सिद्धांत में स्थिर ब्रह्मांड के पक्ष में संकेत मिलने के बावजूद उसके समर्थन में अपने ही समीकरणों को संशोधित करते हुए उसमें उन्होंने एक पद जोड़ा जिसे ब्रह्मांडीय नियतांक कहते हैं। दरअसल आइंस्टाइन ने एक विरोधी गुरुत्वाकर्षण बल की कल्पना की थी, जहां प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण बल का कोई न कोई स्रोत होता है। वही आइंस्टाइन द्वारा कल्पित विरोधी गुरुत्वाकर्षण बल का खास स्रोत नहीं था, बल्कि वह दीर्घकाल का एक अंतर्निहित अंग था, जिसकी प्रकृति और प्रवृत्ति ब्रह्मांड को संकुचित होने से रोकने एवं स्थिरता प्रदान करने की थी। आइंस्टाइन के विचारों से रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन सहमत नहीं थे। उन्होंने वर्ष 1922 में अपने सैद्धांतिक खोजों के आधार पर यह पता लगाया कि ब्रह्मांड के बारे में हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह स्थिर है। वस्तुतः उन्होंने ब्रह्मांड के गतिशील होने की बात रखी। फ्रीडमैन ने दो महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। पहला यह कि ब्रह्मांड हर तरफ हर दिशा में एक जैसा दिखाई देता है, और दूसरा यह कि ब्रह्मांड किसी भी स्थान से देखने पर एक जैसा दिखाई देता है। फ्रीडमैन के ब्रह्मांडीय मॉडल की दो अवस्थाएं हैं। पहली यह कि आकाश गंगाएं धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, परंतु देर के बाद गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें एक दूसरे से दूर जाने से रोक देता है। तब ये निकट आने लगते हैं। इसके कारण फैलाव के स्थान पर संकुचन होता है। दूसरी अवस्था यह है कि आकाशगंगाएं इतनी तीव्र गति से एक दूसरे से दूर हो जा रही हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें दूर जाने से रोक ही नहीं पाएगा। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही रहेगा। जिस समय फ्रीडमैन ने उपरोक्त तर्क रखे, उस समय आइंस्टाइन तथा अन्य वैज्ञानिकों ने उनके तर्कों की उपेक्षा की, लेकिन एडविन हबल ने एक ऐसी ही खोज की कि वैज्ञानिकों को इस बात का ज्ञान हो गया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। आइए उस क्रांतिकारी खोज की चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों यह चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं एक अल्प विराम और मिलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय से संबंधित अन्य भाग में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।